हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सोशल साइंस का ज्योग्राफी में पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास से संबंधित जितने भी टाइप के बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लेना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे पूरा का पूरा A to Z सॉल्यूशन इस मॉडल पेपर का करने वाले हैं। ठीक, तो 2023 में किस तरीके का मॉडल पेपर पूछेगा, हम उस मॉडल पेपर के हिसाब से इस क्वेश्चन को तैयार किए हैं। तो वीडियो क्या करना है, वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से जरूर देखना है, अंत तक जरूर देखना है, तभी आप बोर्ड के पेपर में आसानी से अच्छे अंक स्कोर कर सकते हो। आइए, सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अंत में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विकास के आधार पर संसाधनों का प्रकार नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है। संभावी, विकसित, संचित कोष, व्यक्तिगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत जो संसाधन है वो विकास के आधार पर संसाधन का प्रकार नहीं है। समझ सकते हैं, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझ सकते हो, बोला जा रहा है कि पवन संसाधन का एक प्रकार है। किस प्रकार का संसाधन है पवन? मानवीय है, नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है या जैव है? तो चलिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि मानवीय संसाधन का कहने का सेंस क्या है। तो मानवीय मतलब जो इंसान बनाया है, हम हवा को बना नहीं सकते हैं, सही बात है। नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जिसका हम उपयोग बार बार कर सकते हैं, उसको हम नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। तो पवन को हम नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। और अनवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जो लाखों वर्षों जमीन में दफन होने के बाद खनिज या कुछ भी तत्व प्राप्त होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। समझ सकते हो, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो सन 1992 ईस्वी के दौरान रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का वो किया गया था। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है? और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में पिछली साल पूछा गया क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 का रिलेशन किस चीज़ से है? सतत पोषणी विकास, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान नियंत्रण, ओजोन परत क्षयीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सतत पोषणी विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सतत पोषणी विकास हो जाएगा। तो एजेंडा 21 ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन को समझते हैं कि भारत में लेटराइट मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है। ठीक, तमिलनाडु में, केरल में, बिहार में, झारखंड में। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है? तो हमेशा हम क्या बोलेंगे, तो बिहार को छोड़कर हर जगह जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, लेकिन बिहार में लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन कि मृदा अपरदन के कारण है। मृदा अपरदन कहने का सेंस क्या है? भूमि का कटाव। ठीक ना, इसको समझेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से कि मृदा अपरदन क्या होता है, किस वजह से होता है, क्या क्या कारण है कि मृदा अपरदन हो रहा है। तो इसका मेन कारण जल प्रवाह, पवन, वनों की कटाई, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जल के प्रवाह की वजह से भी मृदा अपरदन होता है, हवा के चलते भी होता है, हम वन की कटाई कर रहे हैं उसके वजह से भी मृदा अपरदन हो रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समझ गए। चलिए, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अति लघुत्तरीय क्वेश्चन के बारे में, समझते हैं कि किस तरीके के बोर्ड के पेपर में अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आ गया कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। तो मृदा अपरदन यानी कि भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। जमीन का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी जो भाग है, परत है, वो हट जाएगा, उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को हम बोलेंगे मृदा अपरदन। अब मृदा अपरदन का जो सबसे पहला कारण है तेज बहने वाला जल है।
उसके बाद तेज बहने वाली पवनें हैं या वनों की कटाई है, आप ये भी लिख सकते हैं। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों कि जलोढ़ मिट्टी भारत के किस भाग में पाई जाती है। इसको लिखना है कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। यह मृदा हिमालय से निकलने वाली 3 नदियाँ प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के निक्षेपों से बनी हुई है। एक गलियारे के माध्यम से जलोढ़ मृदा का मैदान राजस्थान तथा गुजरात तक व्याप्त है। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में भी जलोढ़ मृदा का प्रधानता है जो पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण करते हैं। तो समझ सकते हो कि किन किन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। समझ गए। इस तरीके से इसका एकदम सटीक आंसर दोगे तो बोर्ड के पेपर में आप आसानी से अच्छे अंक स्कोर कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं कि रक्षक मेखला किसे कहते हैं। ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। रक्षक मेखला क्या होता है समझते हैं कि पवन की गति को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वृक्षों की मेखला का निर्माण किया जाता है। इसे रक्षक मेखला कहते हैं। क्या बोल सकते हैं कि पवन की गति को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, वृक्षों की मेखला, मेखला मतलब शेल्टर तैयार किया जाता है, छोटे छोटे घर टाइप के वो तैयार किए जाते हैं। तो उसी घर को या उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, रक्षक मेखला या सेंटर बेल्ट कहेंगे। पश्चिमी भारत के रेतीले भूभागों में रक्षक मेखला के माध्यम से टीलों का स्थायीकरण किया जाता है। समझ रहे हैं। तो ये आपका होता है रक्षक मेखला। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं कि देश में कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भाग, या ये क्वेश्चन ये है कि देश में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वनों पर होना निर्धारित किया गया है। मतलब कितने प्रतिशत भाग ऐसे हैं जो वन पे डिपेंडेड हैं। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देंगे। तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 के माध्यम से वनाच्छादित क्षेत्रों को कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भाग जो है भूमि पर होना वांछित माना गया है, किंतु अब भी यह क्षेत्रफल काफ़ी कम हो गया है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि ISFR के हिसाब से भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 24.39% भाग जो है वन है। लेकिन आप एक प्रॉक्स बोल सकते हो कितना परसेंट है, 33% भाग है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं कि वुड्सलैंड आयोग रिपोर्ट को किस वर्ष जारी किया गया है। इसको समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में 2 नंबर में पूछा गया है। तो वुड्सलैंड आयोग रिपोर्ट को सन 1987 ईस्वी में जारी किया गया है। समझ गए। तो आप इसका आसान आंसर एक लाइन में आसानी से दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, बहुत अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है कि नवीकरणीय संसाधन क्या है या नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीकृत किया जा सकता है उससे हम बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। और इस संसाधन का हम पुनः उपयोगी बना सकते हैं। ठीक ना। जैसे कि आपका हो गया सौर ऊर्जा, जल, वन, हवा, वन्य जीव, ये सब क्या हो जाएंगे, नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या क्या कवर कर लिया अभी तक, बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी। अब आइए हम समझेंगे लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में कि किस तरीके का बोर्ड के पेपर में लघु उत्तरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है, इसको आप बताइए, वर्णन करिए। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे जो पहला है व्यक्तिगत संसाधन। क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। हेडिंग लगाएंगे इसको। ठीक, व्यक्तिगत संसाधन। तो ये क्या होता है, तो वे संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार के द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। और गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं। और शहरों में लोग भूखंडों, घरों व अन्य प्रकार की संपत्ति के मालिक होते हैं। बाग, चरागाह, तालाब और कुओं का आदि संसाधन जो है निजी स्वामित्व के कुछ एग्जाम्पल हैं। निजी स्वामित्व मतलब जैसे कि गांव के लोग होते हैं ना, तो क्या होते हैं,
मतलब बहुत सारे ज़मीन के मालिक होते हैं, उन्हें हम स्वामी के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर वही हम बात करेंगे शहर के लोगों के लिए, तो शहर के लोगों के पास तो इतना ज़मीन नहीं होता है, लेकिन कुछ भूखंड होता है, छोटा सा भाग होता है, 2 कट्ठा 4 कट्ठा होता है, और उसी में वो क्या कर देते हैं, अपना मकान वगैरह बना लेते हैं, स्कूल वगैरह खोल लेते हैं, और उसी का वो मालिक कहलाने लगते हैं। समझ गए? चलिए, यही बात बोला जा रहा है। अगला जो हेड टॉपिक है, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। तो वे संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे गांव की चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब, नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थान, खेल के मैदान। तो ये भी क्या हो जाएंगे, वहाँ के रहने वाले सभी लोगों के लिए सब क्या हो जाएंगे, उपलब्ध स्थान हो जाएंगे। ठीक, अगला हम यहाँ पे पॉइंट ये लिखेंगे कि राष्ट्रीय संसाधन। अब ये क्या होता है भाई, कैसा संसाधन होता है? तो तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले वे सभी संसाधन होते हैं जो देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है, और सभी खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन तथा वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर संपूर्ण भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले सभी राष्ट्रीय संसाधन की संपदा होती है। जैसे कि सागर हो गया, समुद्र हो गया, तो समुद्र में कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, बालू उसमें का नहीं निकाल सकता है। इसी तरीके से आप पेट्रोल डीजल या जो भी खदान उत्पन्न हो रहा है या खदान है, आप वहाँ से पेट्रोल डीजल नहीं ले सकते हैं, वो राष्ट्रीय संपत्ति के संसाधन के अंतर्गत आएंगे। अगला संसाधन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे, जो तट रेखा से 200 किलोमीटर के पूरे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक ना? चलिए, अब आइए अगला क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोला ये जा रहा है कि नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है, इसको समझाइए। तो आइए समझते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। नवीकृत कहने का सेंस क्या है? जिसे हम नया कर सकते हैं। उत्पन्न मतलब उसे हम डेवलप कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सौर ऊर्जा, हम सोलर एनर्जी को हम बार बार यूज कर सकते हैं, पवन ऊर्जा को हम बार बार यूज कर सकते हैं, जल को भी हम यूज कर सकते हैं, वन को भी यूज कर सकते हैं, या वन्य जीव को भी हम क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। ठीक, अब आइए समझते हैं अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तो इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के एग्जाम्पल होते हैं। खनिज और जीवाश्म ईंधन, जैसे कोई भी खनिज हो गया, मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, तो ये सब जमीन के अंदर लाखों वर्षों, हजारों वर्षों के बाद हमें क्या मिलते हैं? ये सब मिलते हैं। ये हम क्या बोल सकते हैं? अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। इन्हें हम अपने से तुरंत नहीं बना सकते हैं। समझ गए? चलिए, इसमें कुछ संसाधन ऐसे भी होते हैं जैसे धातुएं पुनः चक्रीय होते हैं, पेट्रोल डीजल। कुछ जो संसाधन हैं जो अचक्रीय हैं, वे एक बार के प्रयोग के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। समझ गए? चलिए, अगला क्वेश्चन ये है कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखिए। सतत पोषणीय विकास, आइए समझते हैं इसको। सतत पोषणीय विकास आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण को बिना किसी हानि के वर्तमान विकास और समृद्धि की प्रक्रिया को बनाए रखना है। इसके साथ ही भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करते हुए जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सतत पोषणीय विकास होता है। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन ये है कि संचित कोष संसाधन को परिभाषित करिए। संचित कोष संसाधन क्या होता है भाई, इसको समझते हैं। तो यह भंडार का एक हिस्सा है जिन्हें तकनीकी ज्ञान के माध्यम से उपयोग में लाया जा सकता है, किंतु अभी तक इसके उपयोग की ओर अधिक परिपक्वता के साथ ध्यान नहीं दिया गया है। इसका उपयोग भविष्य में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये बता सकते हैं कि नदियों के जल को विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, जिसका उपयोग वर्तमान में सीमित स्तर पर किया गया है। वन उत्पाद इत्यादि संचित कोष की श्रेणी में आते हैं, जिनका उपयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं? भविष्य में हम करना पॉसिबल हो सकता है।
अब अगला क्वेश्चन कि जैव संसाधन से आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए, इसके बारे में कुछ लिखिए। तो जैव संसाधन ऐसे संसाधन जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, इन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों में जीवन होता है और उन्हें सजीव कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हो मनुष्य, वनस्पति, प्रजातियाँ, प्राणीजात, पशुधन, ये सब क्या हो जाएंगे, जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। ठीक, समझ गया। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या क्या कवर कर लिया अभी तक, बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियोस के माध्यम से हम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे। देख सकते हो कितना मेहनत करके बनाया गया है और सारे के सारे एकदम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। तो अगर आप चाहते हो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन वाले को सॉल्व करना, समझना, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।